नमस्कार। निर्माणा इसके प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर 2023। 4 अक्टूबर विश्व और भारत के इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं 4 अक्टूबर को घटित हुई जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, और अगर भारत में घटित हुई तो उसने भारत को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। तो अगर हम आज के इतिहास को देखें तो पूरे विश्व में आज 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई 4 अक्टूबर के दिन। वो घटनाएं थी 4 अक्टूबर 1853 को घटित हुई क्रीमिया का युद्ध। आप सभी जानते हैं कि आज रूस और यूक्रेन आपस में संघर्षरत हैं और यूक्रेन के साथ लगभग पूरा पश्चिम विश्व यूक्रेन के साथ रूस के अगेंस्ट खड़ा है। लोग कहते हैं, आज ये सरेआम चर्चा में रहता है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये बेसिकली 2 विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है, जिसमें एक पूर्वी विचारधारा है जो कि रूस समर्थित है और एक दूसरी विचारधारा है जो पश्चिमी वर्चस्व को एस्टेब्लिश करती है, और वो नाटो समर्थित अमेरिका केंद्रित विचारधारा है। लेकिन अगर हम इतिहास की गहराइयों में जब जाते हैं तो इतिहास की गहराइयों में हम जब 1853 में पहुंचते हैं तो 1853 में जब क्रीमिया वार का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि आज जो विचारधारा के नाम पर या वर्चस्व के नाम पर जो युद्ध दिखाया जा रहा है, बेसिकली इसका मूल आधार 1945 के पहले नहीं, बाद में नहीं, बल्कि बहुत पहले कहां तक जाता है, 1853 तक जाता है। और 1853 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने ही आज तक पूरे विश्व को 2 भाग में बांटे रखा, और 2 भाग में बढ़ करके उसके बाद से ही विश्व संघर्षरत है। आप लोगों ने भी अगर पढ़ा होगा तो यह पढ़ा होगा कि जब यूएसएसआर में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा मजबूत हुई, तब से पूरी दुनिया 2 भाग में बट गई, एक साम्यवादी विचारधारा वाली और दूसरी अमेरिका केंद्रित पूंजीवादी विचारधारा वाली। लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि यह अर्ध सत्य है। इसके पहले ही दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी, और एक तरफ रूस अपने वर्चस्व के लिए लड़ता था और दूसरे तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी यूरोप के देश एक साथ मिलकर के लड़ते थे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है क्रीमिया के युद्ध से 1853 से। हम जानेंगे कि क्रीमिया के युद्ध ने कैसे, कहा जाता है कि यह युद्ध जो था यह दुनिया में लड़ा गया सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण युद्ध था, जो कि बिना किसी बड़े कारण के लड़ा गया, लेकिन उसका परिणाम दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में भी सबसे ज्यादा दीर्घकालिक हुआ। तो एक मूर्खता जो कि युद्ध बन गया और उसका परिणाम आज तक दुनिया भोग रही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी घटना हुई 4 अक्टूबर 1977 को, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1977 में हमारे भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर के और पहली बार भारत के किसी प्रतिनिधि ने 1977 में, जो कि जनता पार्टी की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन में जाकर के पहली बार इन्होंने हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में स्पीच दिया। और इसके बाद भारत की भी एक, जो भारत की सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व थी, भारत की जो हिंदी भाषा, जो कि भारत का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का भाषा माना जाता है, उसके गौरव को यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने का श्रेय लिया। तो इनकी इस हिंदी भाषा को यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने और उसको यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत करने का भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर या भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्रीमिया के युद्ध की चर्चा करते हैं कि क्रीमिया के युद्ध ने कैसे संपूर्ण विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। ठीक है, देखिए, जो 18वीं सदी था, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो राष्ट्रवाद का विचार है वो 18वीं सदी में यूरोप से आगे बढ़ा। मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद के विचार की संकल्पना यूरोप से आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, लेकिन फ्रांस की क्रांति से पहले से ही यूरोप में राष्ट्रवाद की सुगबुगाहट होने लगी थी,
और उसका कारण क्या था? उसका कारण था भूमध्य सागर में व्यापारिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास। अब देखिए इस मैप को देख करके आप लोग समझेंगे, ध्यान से इस मैप को देखिएगा। इस मैप में देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहा है रशियन एम्पायर, रूस का साम्राज्य, ठीक है। एक दूसरा साम्राज्य आप लोगों को दिख रहा है यहां पर ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य। तीसरा आप लोगों को दिख रहा है यहां पर ओटोमन साम्राज्य, यह एक इस्लामिक साम्राज्य था, तुर्की का साम्राज्य। चौथा एक बड़ा एम्पायर दिख रहा है फ्रेंच एम्पायर दिख रहा है, और पांचवा है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो पूरे यूरोप के राजनीति को इन 5 एम्पायर ने मिल करके दीर्घ काल तक प्रभावित किया, और यही 5 एम्पायर, हालांकि ओटोमन एम्पायर का तो विघटन हो गया, लेकिन ये 5 एम्पायर पूरे यूरोप की राजनीति के साथ साथ संपूर्ण विश्व की राजनीति को प्रभावित करते रहे। जब 1853 का दौर था तो उस समय पूरे यूरोप में व्यापारिक प्रगति हो रही थी। अब व्यापारिक प्रगति हो रही थी, इंग्लैंड अपना भारत या फिर साउथ एशिया या फिर अफ्रीका अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। और इंग्लैंड जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो ये क्या कर रहे थे? ये भी, फ्रांस भी ऐसा ही कोशिश कर रहा था। वह भी यूरोप से निकल करके चाहता था कि उसका भी साम्राज्य अन्य क्षेत्रों में फैले ताकि वहां से उसे आर्थिक लाभ हो सके। तो इंग्लैंड और फ्रांस तो निकल गए। ओटोमन साम्राज्य का क्या था? ओटोमन साम्राज्य उस समय तक एक कमजोर साम्राज्य था, इसमें ऐसी महत्वाकांक्षा और शक्ति भी नहीं थी। तीसरा बचता है ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर में रोज विद्रोह हो रहे थे, तो यह एम्पायर आपस में ही अपनी ही चुनौतियों से घिरा हुआ था। अब बचता है रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर जो कि इनमें से सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला एम्पायर था। अब रसिया की महत्वाकांक्षा क्या थी कि यह भी चाहता था कि यह भी वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा ले और इसमें इसके साम्राज्य का भी विस्तार हो। लेकिन इसके साम्राज्य विस्तार की समस्या जो थी कि यह जो उत्तरी ध्रुव से जुड़ा हुआ है और उत्तरी ध्रुव में हमेशा बर्फ पड़ा रहता है, तो वहां से पूरे विश्व से कनेक्ट होने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। प्रशांत महासागर के जिस क्षेत्र में यह जाता है तो उधर पूरा सर्बिया का रीजन था, पूरा बर्फ से ढका पड़ा था, और रसिया की जो पूरी जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या थी, वो इसी क्षेत्र में केंद्रित थी। तो इतना दूर वो आना बहुत मुश्किल था उसके लिए, और आने के बाद भी ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो अब रूस के पास एक ही ऑप्शन था। वह ऑप्शन क्या था? वह ऑप्शन था कि वह क्या करे? वह यहां से आगे बढ़ते हुए, यहां जो कि ये ब्लैक सी है उससे होते हुए और फिर इस ओटोमन एम्पायर के पास से होते हुए फिर भूमध्य सागर में पहुंच सके, ठीक है। तो रूस के पास ऑप्शन ही यही था कि वह ओटोमन एम्पायर से होते हुए और भूमध्य सागर तक पहुंच सके, रसिया यहां से पहुंच सके। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि अगर रूस ऐसा करने का प्रयास कर रहा था तो उसके सामने एक चुनौती थी कि जो ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन साम्राज्य जो है वह उसका मित्र नहीं है। ओटोमन साम्राज्य नहीं चाहता कि रूस यहां पर पहुंचे, ठीक है। ऑस्ट्रियन एम्पायर नहीं चाहता कि रूस यहां पर पहुंचे, फ्रेंच एम्पायर नहीं चाहता कि रूस यहां पर पहुंचे, और क्यों? इंग्लैंड भी नहीं चाहता कि पहुंचे। कारण क्या है? तो ऑस्ट्रियन एम्पायर को पता है कि रूस जब यहां पे आएगा तो उसे हमेशा के लिए एक परमानेंट रास्ता चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट रास्ता का मतलब है कि वह चाहेगा कि उसे एक यहां पर कोई मित्र का पास दे दिया जाए, पैसेज दे दिया जाए, जिससे होकर के वो लगातार जा सके। तो ओटोमन एम्पायर ये नहीं देना चाहता था। फ्रांस के साथ समस्या क्या थी कि फ्रांस जानता था कि अगर रूस को भूमध्य सागर तक एंट्री मिल गई तो रूस एक बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति भी बन जाएगा, और जैसे ही रूस आर्थिक शक्ति बनेगा उसके साथ ही इस सभी क्षेत्रों में रूस का वर्चस्व हो जाएगा। तो फ्रांस की शक्ति कंट्रोल्ड हो जाएगी, फ्रांस को समस्या हो जाएगी।
इंग्लैंड के साथ क्या दिक्कत था कि इंग्लैंड भी यही चाहता था कि ये यूरोप के जो देश हैं या यूरोप के जो अंपायर हैं ये आपस में ही लड़ते रहें ताकि यूरोप से बाहर साम्राज्य विस्तार नहीं कर सके। अब ऐसे में जब रूस यहां भूमध्य सागर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा तो इंग्लैंड को डर लगने लगा कि ऐसे तो फिर रूस भूमध्य सागर तक अगर पहुंच गया तो वह यूरोप से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो हमने जिन साम्राज्यों पर कब्जा किया है अब उन साम्राज्यों पर कब्जा करने के लिए रूस भी हमसे लड़ने लगेगा। तो रूस न चाहते हुए भी इन चारों साम्राज्यों का दुश्मन बन गया। ठीक है, लेकिन रूस को तो यहां पहुंचना था भाई, रूस को तो भूमध्य सागर पहुंचना था। तो रूस को जब पहुंचना था तो रूस ने क्या देखा कि भाई कोई दूसरा उपाय ढूंढो, क्योंकि ये लोग हमें तो जाने नहीं देंगे, पास जाए रास्ता तो देंगे नहीं। तो क्या किया जाए, तो जो ओटोमन एम्पायर में यहां देखिए ये काला सागर है, ठीक है, और इधर भूमध्य सागर है, इसके बीच में जो ये वाला रीजन है, ठीक है, पेनिनसुला प्रायद्वीप, इस क्षेत्र में यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक सर्बिया दिख रहा है, सर्बिया। तो उस समय सर्बिया देश नहीं हुआ करता था बल्कि ओटोमन एम्पायर का एक क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन इस सर्बिया में एक जनजाति रहा करती थी और उस जनजाति का नाम था स्लाव जनजाति। ठीक है, और रूस में भी स्लाव जनजाति रहा करती थी। तो रूस ने क्या किया कि यहां के स्लाव जनजाति को भड़काना शुरू किया कि तुम एक अलग देश की डिमांड करो और ओटोमन एम्पायर से क्या हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। ठीक है, ओटोमन एम्पायर से अलग एक अपना देश बना लो। तुम्हें देश बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सैन्य सहयोग भी दूंगा, मिलिट्री सहयोग भी दूंगा, आर्थिक सहयोग भी दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर अगर ये एक अलग देश बन जाएगा तो अब परमानेंट रूप से हमारे लिए इस क्षेत्र में गुजरने का एक रास्ता बन जाएगा। तो इसने जैसे ही यहां के स्लाव जनसंख्या को भड़काना शुरू किया कि एक देश बना लो, तो तुर्की के टूटने का खतरा शुरू हो गया। और तुर्की में क्या था कि बहुत सारी जनसंख्याएं थी जो कि अलग अलग जाति की निवास करती थी। तो अगर वहां पर राष्ट्रवाद फैलेगा, पहले स्लाव जाति का राष्ट्रवाद आएगा, फिर दूसरे जातियों का राष्ट्रवाद आएगा, तो फिर तुर्की का साम्राज्य टूट सकता है। अब तुर्की के साम्राज्य में उतनी ताकत नहीं है कि इस राष्ट्रवाद को रोक सके। लेकिन अब चुनौती सिर्फ तुर्की की नहीं थी, अब चुनौती ऑस्ट्रिया एम्पायर की भी थी। ऑस्ट्रिया एम्पायर की क्या चुनौती थी, ये ऑस्ट्रिया एम्पायर है, इसकी चुनौती थी कि इसके क्षेत्र में भी अलग अलग जाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रिया को लगने लगा कि अगर हमारे यहां भी, अगर तुर्की में राष्ट्रवाद फैल रहा है तो हमारे यहां भी राष्ट्रवाद फैल जाएगा, और हमारे यहां अगर राष्ट्रवाद फैला तो हम भी टूट सकते हैं। तो यह डर ऑस्ट्रिया को खाए जाने लगा कि अगर रूस ने स्लाव राष्ट्रवाद को फैलाया तो कुछ स्लाव जनसंख्या इधर भी रहती है, तो वह जनसंख्या भी विरोध कर देगी, तो हमारे यहां भी आंतरिक गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो अब ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता है कि यहां पर स्लाव राष्ट्रवाद फैले। फ्रांस क्या चाहता है कि यहां पर स्लाव देश नहीं फैले, नहीं हो, क्योंकि यहां पर रूस नहीं पहुंचे। इंग्लैंड भी यही चाहता है कि नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, फ्रांस का एम्पायर और इंग्लैंड का एम्पायर, ये चारों एक साथ मिल गए। ठीक है, तो ये चारों एक साइड हो गए और दूसरी साइड हो गया रसिया एम्पायर और इस क्षेत्र में रहने वाली स्लाव जनसंख्या। तो इस तरीके से पूरा विश्व 1850 के आसपास तक आते आते, पूरा विश्व नहीं बल्कि पूरा यूरोप दो भागों में बट गया, और वो दो भाग बन गए, एक रसिया केंद्रित, रसिया डोमिनेंट, और दूसरा ब्रिटेन डोमिनेंट, ये चारों का ग्रुप। और इसके बाद इनमें युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि पूरा विश्व कब से बटा हुआ है, 1850 से ही पूरा विश्व दो खेमे में बटा हुआ है, और आज तक वही खेमा कंटिन्यू है।
वही इंग्लैंड फ्रांस दोस्त बने हुए हैं, वही तुर्की उनके साथ मिला हुआ है, नेटो का गठबंधन बना हुआ है, और वही फ्रांस अलग है, और इधर के कुछ देश फ्रांस के मित्र आज भी, रूस के मित्र आज भी हैं। तो ये जो शुरू हुआ दुनिया का विभाजन, वह विभाजन बहुत पहले से चला आ रहा था, 1850 से। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर युद्ध शुरू हो गया था और इस क्षेत्र में युद्ध भड़का, फिर उसके बाद इस क्षेत्र में युद्ध भड़क गया। सेनाएं यहां और यहां दोनों जगह लड़ने लगी। यह आप सभी को पता है क्रीमिया का रीजन है, जिसे जो वर्तमान में यूक्रेन जो देश है उस पर इसका कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर हमला करके इसको रूस में मिला लिया। तो यह क्रीमिया में दोनों ओर की सेनाएं आकर के रूस से लड़ने लगी। ठीक है, 1853 से लेकर के 56 तक यह युद्ध चलता रहा, और इस युद्ध में कुछ ऐसे चेंज हुए जिसने कि पूरे दुनिया को बदल दिया। और वो चेंज क्या हुए कि सबसे बड़ा चेंज तो हुआ कि पूरी दुनिया में पहली बार इसी युद्ध में, आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, एक किताब लिखी गई थी लेडी विथ लैंप। ठीक है, लेडी विथ लैंप जो किताब लिखी गई थी, एक चित्रकारी की गई थी, पेंटिंग की गई थी, वो इन्हीं के ऊपर की गई है। ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है क्या भाई? तो इसी क्रीमिया के युद्ध में पहली बार इनके नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने, जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रियन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य, इनकी सेनाओं की सहायता करना, जो सैनिक घायल हो जाते थे उनका इलाज करना शुरू किया। ठीक है, और यहीं से फिर दुनिया में नर्स की संकल्पना, जो आज नर्स की संकल्पना हम नर्स देखते हैं हॉस्पिटल्स में, यहीं से दुनिया में पहली बार नर्स की संकल्पना आगे बढ़ी, और युद्ध में घायल सैनिकों की सुरक्षा करने का दायित्व भी महिलाओं के ऊपर आ गया। और तभी इन्हीं के प्रयास से फिर बाद में दुनिया में एक संस्था का जन्म हुआ, और उस संस्था का नाम हुआ रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या थी कि वैसी सोसाइटी की कहीं भी युद्ध हो, जो घायल सैनिक हैं, दोनों तरफ के घायल सैनिकों का इलाज करना, उनकी हेल्प करना, इसका दायित्व इस संस्था ने लिया। और यहां से पूरी दुनिया को एक नर्सिंग जैसी सम्मानित संस्था, जो कि पूरी दुनिया में युद्धग्रस्त क्षेत्र में काम करने के लिए विख्यात हुई, उसकी शुरुआत हुई। इस युद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ कि इस युद्ध के बाद सर्बिया नाम का एक नया देश बना, और यह क्या हुआ, इस सर्बिया ने स्लाव राष्ट्रवाद को प्रमोट किया, और अब रूस को सीधे भूमध्य सागर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। ठीक है, बीच में ही ऐसा हुआ कि जो रूस के जार शासक थे, जार निकोलस, उनकी मृत्यु हो गई। तो रूस भी अब इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगा। फ्रांस भी लड़ते लड़ते थक गया था, इंग्लैंड भी युद्ध के बोझ से प्रभावित था। तो सभी चाहते थे युद्ध को बंद कर दिया जाए। और फिर क्या हुआ, फिर हुई पेरिस की संधि, और पेरिस की संधि में इन सभी लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हमें क्या करना है। पेरिस की संधि के बाद पूरी दुनिया को फिर से वही जो जैसे है उसको वैसे ही रख दिया जाएगा। ओटोमन एम्पायर बना रहेगा, ऑस्ट्रियन एम्पायर में कोई भी विद्रोह नहीं होगा, फ्रेंच एम्पायर और इंग्लैंड के एम्पायर भी अब रूस से झगड़ा नहीं करेंगे, और यहां पर एक नया देश बनने दिया जाएगा सर्बिया। लेकिन उसके बाद का जो ओटोमन एम्पायर है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। वहां पर कोई भी विद्रोह भड़कता है तो सभी मिलकर के उस विद्रोह को दबा देंगे। तो इस तरीके से एक ओटोमन साम्राज्य, जो कि लगभग विखंडित होने की स्थिति तक पहुंच गया था, उसको फिर से सिर्फ सर्बिया को गंवा करके और बाकी शेष भाग उसका सुरक्षित हो गया, और उसे एक नया जीवन मिल गया। तो इस तरीके से पूरे विश्व को जो दो भाग में, पूरे विचारधारा के स्तर पर नहीं बल्कि स्वार्थ के स्तर पर जो विभाजन हुआ,
जो 1853 में शुरू हुआ 1850 के आसपास, वह आज तक बना हुआ है। समय के साथ कुछ लोगों ने इसे विचारधारा के आधार पर विभाजन कहा, साम्यवाद और पूंजीवाद का विभाजन कहा, कुछ लोगों ने पश्चिम और पूर्व का विभाजन कहा, लेकिन यह विभाजन पश्चिम और पूर्व का या फिर साम्यवाद या पूंजीवाद से कहीं अधिक स्वार्थ का विभाजन था, जो कि 1850 से ही शुरू था, जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, उसी का परिणाम है कि आज यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है और यूक्रेन के सपोर्ट में फिर वही पुराना जो मित्र राष्ट्रों का गुट था वो आज भी लड़ रहा है। ठीक है, तो ये आज के इतिहास में जो पहला टॉपिक हमने देखा कि यूक्रेन का युद्ध जिसने कि 1853 से पूरे विश्व को कितना प्रभावित किया। दूसरा जो आज का टॉपिक था वह है 4 अक्टूबर 1977 को अटल बिहारी वाजपेयी का यूनाइटेड नेशन में हिंदी में दिया गया भाषण। 1977 में मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ये मोरारजी देसाई हैं और ये बाबू जगजीवन राम है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये चौधरी चरण सिंह हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो ये 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें हमारे विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 1977 में भारत को यूनाइटेड नेशन में जब बोलना था महासभा में, तो उस समय विदेश मंत्री के तौर पर हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया। जब इनको वहां पे भेजा गया था तो इनको वो यूनाइटेड नेशन का 32वां सेशन था, 32nd सेशन था, 32वां सत्र था और उस सत्र में अटल बिहारी वाजपेयी को कहा गया कि आपको भाषण देना है और इंग्लिश में लिख करके इनके सचिव ने इनको भाषण थमा दिया। लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी भाषा में भाषण देना है। तो उन्होंने जो इंग्लिश में भाषण दिया गया था उन्हें, उसका खुद से ही हिंदी अनुवाद करके वहां पर भाषण दे दिया। लगभग इन्होंने कोई 30 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया और उस पूरे भाषण में लगातार यूनाइटेड नेशन में तालियां बजती रही। इनके भाषण में इतनी ओजस्विता थी, इतने जोश के साथ ये बोल रहे थे और ऐसे ऐसे मुद्दों को इन्होंने उठाया वहां पर कि पूरा संयुक्त राष्ट्र का जो सेशन था वह अटल बिहारी वाजपेयी का सेशन बनकर के रह गया। उन्होंने उस सेशन में जो सरकारी या राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद है, जिसे आज हम कहते हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, दुनिया में जो निशस्त्रीकरण था, उस समय बड़ा निशस्त्रीकरण चरम पर चल रहा था, विचार चल रहा था कि दुनिया से एटम बम जैसी संकल्पना है जो परमाणु बम है उसको समाप्त किया जाए, उस पर भी बोला। फिर जो दुनिया में निर्जातीय संघर्ष था या फिर जो अफ्रीका की जनजातियां थी उन पर जो टॉर्चर होता था उसके खिलाफ भी बोला। फिर भारत के बारे में बोला कि हम शस्त्र का समर्थन नहीं करते, हम शास्त्र का समर्थन करते हैं, हम शांति की बात करते हैं। फिर भारत के वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को बोला कि हम पूरे वसुधा को परिवार मानते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे वसुधा मिलकर के रहे। तो इस तरीके से उनका यह भाषण पूरे दुनिया के लिए यादगार बन गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी का जो हिंदी में दिया गया भाषण है उसको कभी ना कभी जरूर सुने होंगे और अगर नहीं सुने होंगे तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत ही प्रेरणादायी और भारत के लिए भी अपने हिंदी भाषा या अपनी संस्कृति पर गर्व करने का एक क्षण था। यूनाइटेड नेशन में उसके बाद भारत के अनेक प्रतिनिधियों ने हिंदी में भाषण दिया, लेकिन उससे पहले यह एक मिथक बन गया था कि यूनाइटेड नेशन में बोलने का मतलब है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में ही सिर्फ बोला जा सकता है। लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि आप अपने स्थानीय संस्कृति, अपने स्थानीय भाषा, अपने स्थानीय कल्चर को लेकर के और विश्व की जो ये संस्था है इसमें उसका प्रतिनिधित्व कीजिए। आपको इस संस्था के जो मानक हैं उसी में बंद करके नहीं रहना है, अपने आप को विश्व पटल में प्रस्तुत करना है। और यही काम अटल बिहारी वाजपेयी ने करके पूरे विश्व को जो ग्लोबल साउथ है उसको अपनी सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और यह भारत के लिए ग्लोबल साउथ को एक नेतृत्व देने वाला क्षण भी था। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भारत के आज के इतिहास और विश्व का जो 4 अक्टूबर का इतिहास था उसका
देखा, अध्ययन किया। आप लोग इसको लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं अगले दिन के इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।